सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल दो बड़े अहम घटनाक्रम थे जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। एक तो बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रंप का है, उसमें खबरें हैं कि 20 देश शामिल हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम देश हैं, लेकिन भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उसके ऊपर बातचीत चाहूंगा। और दावोस में जो अहम मीटिंग हो रही थी, वो मीटिंग भी खत्म हो गई है। उसमें क्या कुछ हासिल हुआ है, इन दोनों मुद्दों पर मैं आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा। दावोस की मीटिंग में सर ट्रंप छाए रहे। एक बार फिर से ग्रीनलैंड का मुद्दा, ईरान का मुद्दा, गजा का मुद्दा, ये लेकिन क्या इससे हासिल हुआ? देखिए राजेश जी, मैं 2-3 मिनट तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जी होता है, वार्षिक एक 5 दिन का सम्मेलन होता है। दुनिया के तकनीकी के, व्यापार के, औद्योगिक के, राजनीति के सब जो अभिजाते वर्ग है वहाँ इकट्ठा होता है, क्लब की तरह। तो एक 2-3 मिनट तो इस पे, और उसके बाद भारत को क्या हासिल हुआ है, इन जी दो बातों पे फोकस करूंगा। देखिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये एक बहुत ही प्रभावशाली और अभिजात्य वर्ग का क्लब है। और उसमें बातचीत होती है कि दुनिया को किस तरह से शांत, समृद्ध और सुरक्षित बनाया जाए, और इसमें इसका क्या योगदान रहा है अभी तक। तो सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो अभिजात्य वर्ग इकट्ठा होता है, जी वो एक दूसरे से अपने संबंध, अपना नेटवर्क बनाता है, और एक दूसरे की कैसे मदद करें। राजनेता ऐसी नीति बनाएं, जो प्रभावशाली लोग हैं, औद्योगिक घराने हैं, व्यापारी घराने हैं, उनकी मदद किस तरह से की जा सकती है। तो एक तो ये बातचीत होती है, और उसमें इस साल का जो थीम रखा गया, ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग, जिसमें दुनिया के नेता बोलते हैं। और इस बार दो नेता छाए रहे। ट्रंप, जिनके भाषण में पूरी तरह से शांत थे ऑडिटोरियम में। दूसरा कनाडा के प्रधानमंत्री, जिसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, अप्लाउड किया है। और इन दोनों के बीच में उनका नेटवर्क बनता रहा। लेकिन साइडलाइंस में दो चीजें और भी हुई। एक तो लेकिन बाहर प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शनकारी ने कहा कि नहीं, मैं ट्रंप आगे आपके पास बाद में जाऊंगा। माफ, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहाँ थे, मैं वो चीज समझना चाहूंगा। क्योंकि क्या एक और ऐसा मंच जहां पर हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, क्योंकि वहां पर ट्रंप मौजूद थे। कैसे हम देखें, भारत के प्रधानमंत्री कहाँ थे सर? क्यों नहीं हमारी आवाज? हम तो विश्व गुरु हैं, दुनिया को रास्ता हमने दिखाना है। देखिए राजेश जी, ये सवाल उतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि भारत क्यों? के का बहुत बड़ा डेलीगेशन वहां गया है, जिस पे मैं बाद में आना चाहता था, लेकिन आपने पहले ही बुला लिया प्रधान मुझे उस देखिए पे। सर, और डेलीगेशंस आप उसमें कितना भेज दीजिए, लेकिन हमारी पहचान तो हमारे प्रधानमंत्री है ना। देखिए हमारी राजेश पहचान जी, हमारे प्रधानमंत्री से होती ये है सर। बात ये बात सही है। देखिए, हमें व्यक्तियों से ज्यादा समाज और देश पे जोर देना चाहिए, उनकी बातें ज्यादा करनी चाहिए। भारत का आप बात रखिए, क्या बहुत ये बड़ा ट्रंप और डेलीगेशन गया है। प्रधानमंत्री मोदी के और बीच तलखी है, वो हम राजेश जी, देख रहे यही हैं? बता रहा हूं मैं, सुन लीजिए, बस दो एक मिनट, मिनट बस सुन लीजिए एक उसके। एक छोटा सा जवाब, उसके बाद अपनी पूरी बात रखिए आप। कि जो तलखी है प्रधानमंत्री मोदी और इस बार ट्रंप के बीच, क्या उसका हम नतीजा देख रहे हैं कि वर्ल्ड फॉर्म में जहां जहां ट्रंप होते हैं वहां प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी होते हैं वहां ट्रंप नहीं होते हैं? इसका जवाब दे दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए सर। देखिए राजेश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में व्यक्तिगत तलखी बहुत बढ़ गई है। और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी होता है कि जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनमें अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो वो दूसरी एक्सट्रीम में जाते हैं। तो ये अस्वाभाविक नहीं है, दोनों में तलखी बहुत है, ओके। दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं होना चाहते हैं। जहां तक दावोस में भारत के डेलीगेशन का सवाल है, बहुत बड़ा डेलीगेशन गया है। बहुत से चीफ मिनिस्टर्स गए हैं, हमारे बहुत से
कॉरपोरेट जगत की कंपनियां गई हैं, लेकिन भारत को क्या हासिल कर, देखिए भारत जो विवादास्पद मुद्दे थे उसमें भारत न तो कोई भूमिका चाहता था न भूमिका निभाई। भारत एक तो ये चाहता था कि भारत की जो उपलब्धियां हैं, भारत की जो पोटेंशियल्स हैं, उनको वो डेमोन्स्ट्रेट करें, तो अलग अलग स्टेट्स के वहां पेविलियन बने। जी उसके बाद ये चाहते थे कि इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कंपनियों के साथ एमओयू हो, लेकिन जो वहां जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, ज्यादातर एमओयू हुए हैं वो भारतीय कंपनियों के साथ, भारतीय नेतृत्व के नेताओं के हुए हैं। तो अगर भारतीयों के साथ भारतीयों के कोई एमओयू होने थे तो वो तो दिल्ली में या मुंबई में भी हो सकते थे, वहां जाकर करने की जरूरत नहीं थी। तो अब ये हम देखना चाहेंगे कि कितनी विदेशी कंपनियों के साथ एमओयू हुए हैं और वो एमओयू हुए हैं वो कितने धरातल पे आते हैं, और उसके लिए हमें पिछले सालों के ट्रेंड देखने होंगे कि जितने एमओयू हुए वो कितने धरातल पे आए। बातचीत करना अलग है, लेकिन एक चीज मुझे ऐसा लगा कि हमारे नेता, हमारी कंपनियां, हमारे बिजनेस के लोग जिस तरह से वहां एक दूसरे से गलबाहियां करते हैं, ऐसा ही वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं मिलते, वहां एक दूसरे से नेटवर्क बनाते हैं, अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तो वो भारत में भी कर सकते हैं। तो वहां जाके क्या हासिल हम करना चाहते हैं, हमारा मीडिया है वो भी कॉरपोरेट जगत का है, वो इसकी बहुत प्रशंसा करेगा, लेकिन जो साइडलाइन से दूसरी चीजें हैं, भारतीय जनमानस को क्या मिला, या जो एमओयू हुए हैं, वो भारत की इकोनॉमी आज है वो सर्विस सेक्टर लेड इकोनॉमी है, क्या इस इकोनॉमी को एक डिग्री भी मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे हम? अगर एक डिग्री भी अगर हम कर पाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा यह है कि क्या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करने में, क्या ये दावोस में जो हमारा बहुत बड़ा डेलीगेशन गया है वो मददगार होगा? तो इस आधार पे हमें जज करना चाहिए, और इस आधार पे जज करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें कुछ निराशाई हाथ लगेगी, बहुत ज्यादा जी हमें जोशीला या आशावादी होने की संभावना नहीं है। ओवर ठीक है राजेश। सर। जी बस अब एक और सवाल है। बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप ने गठन किया है, सुना है कि 20 से ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं, पाकिस्तान का भी नाम उसमें है। भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इसके पीछे का क्या कारण देख रहे हैं, और क्या ये जो बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप मान बना रहे हैं, क्या इसका मकसद है? क्या यूएन के पैरेलल ट्रंप अपनी एक सरकार चलाना चाहते हैं, और अगर कल को ट्रंप सत्ता से हट जाते हैं तो क्या ट्रंप ही इसके अध्यक्ष रहेंगे, या अगला अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो इसकी कमान संभालेगा सर? देखिए राजेश जी, मैंने जो इसका चार्टर है जी उसमें 13 आर्टिकल हैं और उनको 13 चैप्टर भी नाम दिया गया है, और उसमें इतनी ज्यादा एम्बिग्यूटी है कि इसकी सफलता की कोई संभावना नहीं है। और जिसके लिए ये बना बताया है कि गजा के लिए बना है, एक बार भी कहीं गजा का नाम नहीं है। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विकल्प बनाया जाए। जो कुछ हफ्ते पहले ट्रंप कह भी चुके थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, इसलिए मुझे निभानी पड़ रही है। लेकिन इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट लेके ये बनाया गया है, और मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका के ट्रंप के बाद प्रेसिडेंट बनेंगे उनको ट्रांसफर नहीं होगा, बिल्कुल इसमें क्लियर लग रहा है मुझे चार्टर से। ट्रंप ये चाहेंगे कि उनका उत्तराधिकारी, चाहे उनके जूनियर ट्रंप हो या उनके जो सन इन लॉ हैं कुशनर वो हो, या उन्हीं में से किसी को वो इसकी कमान देना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई सफलता की गजा को लेके या दुनिया को लेके कोई संभावना है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये दुनिया के देशों में कहीं भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो हर देश अपनी जो संप्रभुता है और अपनी स्वतंत्रता है उसके लिए सतर्क है, और इसलिए मेंबर नहीं बनना चाहता है। और अगर मेंबर बन जाता है तो उसको में अगर बोर्ड ऑफ पीस हस्तक्षेप करता है तो वो बोर्ड ऑफ पीस अपना अधिकार मान के चलता है।
तो और एक दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं वो $1 बिलियन कंट्रीब्यूट करें। तो एक बिल्कुल। तरह का कंट्रीब्यूटरी क्लब की तरह से ये डेवलप करना चाहते हैं, और ट्रंप अपने ही कंट्रोल में हर चीज रखना चाहते हैं। ट्रंप को हर मामले में वीटो है। जो ओके। बोर्ड ऑफ पीस है उसके प्रेसिडेंट हैं, वो वीटो कर सकते हैं, हर अपॉइंट भी वही करेंगे कौन कौन होंगे। और ये जो अभी जो स्थिति सामने आ रही है, बोर्ड ऑफ पीस को ऑपरेशनल लेवल पे लाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, और उसमें ट्रंप के सब आदमी हैं। अब अमेरिका के रूबियो भी हैं, जो जी। विटकोफ भी हैं, ट्रंप के सन इन लॉ भी हैं, तो सब उन्हीं के आदमी हैं, और वो इसको ओवरसी करेगा। और ओवरसी करने के लिए दो नीचे और गजा को लेके संगठन बनाने की है। एक तो जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है, उसमें ठीक है सर। अमेरिका ने अपने ही मेजर जनरल को उसका इंचार्ज बना दिया है, और कौन कौन मेंबर बनते हैं तो वो क्या स्टेबिलिटी ला पाएंगे। दूसरा ये है कि वहां पे पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट बनाने की बात, वो एक टेक्नोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए टेक्नोक्रेटिक तरीके से वो बनाने की बात कही गई है। लेकिन अभी फर्स्ट पेज ही कंप्लीट नहीं हुआ। आधा गजा इजराइल के कंट्रोल में है और आधे में प्रैक्टिकली हमास वाले हैं। तो मुझे नहीं ठीक। लगता कि इस बोर्ड ऑफ पीस का गजा को लेके कोई बहुत बड़ा सफलता मिल पाएगी। सफलता के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि जो चूजन पीपल हैं और परिया हैं, आई मीन जी। पैलेस्टाइन और इजरायली हैं, उनको को एग्जिस्टेंस में रहने के लिए तैयार करना चाहिए। और उसके लिए यह है कि आप पैलेस्टाइन को स्टेट के रूप में मान्यता दीजिए, जिसके लिए दुनिया के 4/5 कंट्रीज हैं, उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव जनरल असेंबली में पास कर दिया है। उसको आप ओके। ओवरलुक करके बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी किसी भी रूप में सफल होगा। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज हैं विशेष रूप से, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है कि इसलिए वो ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में किसी न किसी रूप में शांति हो। तो वहां पे अगर शांति होगी तो समृद्धि होगी और सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी रुचि ज्यादा है कि अगर किसी भी रूप में हो शांति की स्थापना हो जाए। उनका डेस्परेशन है और वो डेस्परेशन ठीक है में सर। ज्वाइन कर रहे हैं। ज्यादा होप नहीं है, डेस्परेशन में ज्वाइन कर रहे हैं कि हम सुरक्षित रहें, हम शांत रहें, हम समृद्ध रहें। तो इसलिए वो ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। चलिए, पुतिन ने मुझे लगता है कि कई मुस्लिम देश इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं ताकि ट्रंप खुश रहें। जो मेरा आंकलन है वो कई ऐसे देश हैं जिन्हें समृद्धि से, गजा की खुशी से, गजा के लोग अच्छे से जिए इससे कोई मतलब नहीं है सर। कईयों को यही मतलब है कि ट्रंप खुश रहे, ट्रंप की मेहरबानी जो है हमारे देश पर बरसती रहे, यही लोगों की चाहत है। उनमें पाकिस्तान का राजेश नाम जो है। राजेश लास्ट सेंस आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर यूएस खुश नहीं होगा तो उनके इंटरनल डिसेंशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट बिल्कुल। मुस्लिम कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा, पुतिन ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी खेल ली है इसमें। पुतिन ने कहा कि मैं मेंबर बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो $1 बिलियन है वो रशियन फ्रोजन एसेट्स हैं जो ब्लॉक कर रखे हैं अमेरिका ने, उनमें से निकाल ले। तो उसको अनब्लॉक करने का रास्ता वो साफ करना चाहते हैं। तो ट्रंप ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चाल चल दी है कि अगर अनब्लॉक करते हैं तो आप पार्शियली नहीं कर सकते, पूरे एसेट्स हैं उनको अनब्लॉक करना पड़ेगा। तो फिर पुतिन ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है, और उसमें किस तरह से फंसते हैं ट्रंप या नहीं फंसते हैं ये ये अभी देखना देखना होगा। है। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी। थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश। थैंक यू सर।